बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल आपके सामने है। जितनी सियासी कशीदगी इस वक्त है, शायद माजी में वो इस किस्म की सूरत-ए-हाल देखने को नहीं मिली। इस वक्त माशी सूरत-ए-हाल भी बड़ी ख़तरनाक है और उसकी भी वजह जो सियासी कशीदगी है, जो अबतरी है, जो गैर मुस्तहकम निज़ाम है, उसको करार दिया जा रहा है। तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? कैसे जो मुल्क है उसमें सियासी इस्तेहकाम आएगा और किस किस्म के इकदाम नागज़ीर है, यही आज के लाइव स्टूडियो का मौजू है। और इस मौजू की मुनासबत से हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है, उम्मीद तौर पर आप उनको नेशनल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन क्योंकि चकवाल का भी उन पर हक है, चकवाल के हैं, इसी मिट्टी के सपूत है, तो हमने उनको अपने लाइव स्टूडियो में दावत दी है। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इस वक्त सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने है। माजी में जब इस किस्म की सूरत-ए-हाल बनती थी तो लोग फौज की तरफ देखते थे कि वो कोई किरदार अदा करेगी। अब कौन किरदार अदा करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, देखें, पंजाब जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही वाम सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है। और पंजाब के अंदर इज़ला में जो चकवाल का ज़िला है, इसकी एक कलीदी एक पोजीशन इसलिए है कि ये शहीदों, मुजाहिदों, गाजियों का ज़िला कहलाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये चकवाल प्रेस क्लब हमेशा करंट इश्यूज़ के ऊपर लोगों को अवेयर करने के लिए ये एक अच्छे प्रोग्राम करते हैं। तो मैं इसका अज़हद मशकूर हूँ। ये किसी एक पार्टी की, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। और मुल्क की हालात पे आप हर तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और जो बंदा आए उसको भी दयानतदारी के साथ अपना व्यू देना चाहिए, और मैं भी यही करूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी बहुत बड़े चैलेंजेस किसी मुल्क में आते हैं ना, तो फिर ही क़यादत की बसीरत का इम्तिहान होता है। यानी आप जब चैलेंज हो जाए आपके सर से ऊपर तक, और उसके बाद लीडर जो है उसकी लीडरशिप का तभी मायना होता है। आज अनफॉर्चुनेटली हम जिस सिचुएशन में गिरफ्तार हैं एज ए कौम, उसमें एक तो किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं, ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, पीडीएम की हुकूमत है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अगर एक पार्टी का एक लीडर और उसकी हुकूमत हो तो उसके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नंबर 2, उससे भी बड़ा ड्रॉबैक है कि जो अपोजिशन है वो ये नहीं बता रही कि वो आके क्या करेंगे, ये जो हालात उन्होंने खराब किए हैं इनको और गंभीर कर देंगे या कैसे आपके पास प्लान किया। वो सिर्फ कहते हैं आप हमें इख्तियार दे दें, आप इलेक्शन जल्दी करा दें। आप क्या इलेक्शन जल्दी कराएं या देर से कराएं, क्या ये पार्टियां उसके हल का जब तक नहीं बताएंगी कि कैसे करेंगी। मैं मीर साहब अगले दिन सेनेट के अंदर था, मेहरबानी उनकी कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया और फिर मौका दिया बोलने का। तो मैंने उनको ये कहा कि देखिए, जो मुल्क के अंदर मईशत की बदहाली है, क्या इसको आपकी कोई पार्टी अकेला ठीक कर सकती है? और क्या इलेक्शन उसका हल है कि ये इलेक्शन कर दें तो अगली पार्टी के पास जादू की छड़ी है, वो ये कर देगी? तो ये नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जो फौज का एक अदारा है जो हमारे लिए सबके लिए काबिल एहतराम है, जिसका मैंने सेनेट में भी जिक्र किया, उसको भी हमें बदनाम करने के लिए हमने कोई कसर नहीं उठा रहे। और ये हमारी फौज के ऊपर या अदारे पे हमला नहीं है, ये कौमी सलामती पे हमला है। मैंने उधर ये भी कहा कि हर अदारे में कमजोर लोग हैं मेरे जैसे। मैं ये कहता हूं कि हमको गलती करें तो इंडिविजुअली जरूर अकाउंटेबल होना चाहिए। फौज के मुतल्लिक ना आइन में गुंजाइश है सियासत में हिस्सा लेने की, ना कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमूदात में ये गुंजाइश है कि करें, ना मुल्क के मफाद में है कि सियासत जो फौजी लोग हैं वो एक पार्टी को ऊपर ले आए, दूसरे को नीचे करें, उसको ले आए, उसको ले आए। ये तो नहीं है। और वो करें भी अपनी किसी सर्विस की तोसी के लिए या अपने प्रमोशन के लिए, तो ये और ज्यादा खराब। यस, मुल्की मफाद में बैसियत एक अस्करी लीडर आप प्राइम मिनिस्टर को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन जब आपकी एक्सटेंशन की बारी है तो आपके सॉरी। अच्छा जनरल साहब, अभी ये सारा चलो बिल्कुल वो कोई ऐसे माहौल नहीं है, ना इलेक्शन का माहौल है ना उसमें। अभी क्या आप समझते हैं कि ये आप देखें ना, बांग्लादेश वो 70 में उन्होंने कहा जी अब वो जो उनकी लीडरशिप है, निजात हासिल की है पाकिस्तान से,
تو آج وہ لیڈنگ ایک اکانومی ہے ادھر بر صغیر، اور ادھر آپ کریں ڈالر ان کا 88 روپے، اور بڑا اچھا مطلب ہے کہ غربت ضرور ہے، خوشحالی بھی مطلب ہے ادھر ہے. تو یہ ابھی آپ کوئی ایسا ابھی ضرورت نہیں ہے کہ 2 سال کے لیے انہوں نے 2 سال کے لیے انہوں نے کہا سارے سب کو کلوز کر کے اکاؤنٹیبلٹی، اور پھر 2 سال کے بعد اب وہ ادھر جمہوریت بھی ہے، معاشی حالت بھی ٹھیک ہے. تو یہ اب ادھر بھی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی قومی حکومت جو ایک سارا ہے کوئی ایسے تھریش آؤٹ کرے کہ جو سب کے لیے کوئی ایسا الیکشن جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو یہ اس کی کیا ابھی آئین میں کہتے ہیں جی گنجائش نہیں ہے. بھائی آئین میں گنجائش نہیں ہے، لوگ بھوکے مار رہے ہیں، اور کل کا پتہ نہیں ہے، 10 کروڑ عوام کے بعد 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. تو آئین کو کدھر اور جمہوریت کو کدھر لے کے جائیں گی؟ یہ سچی بات ہے، لیکن ہمارا دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم آئین تو بنایا لیکن آئین کے مطابق نہیں چلے. جی ہمارا ایک ادارہ دوسرے میں، دوسرا تیسرے میں، عدلیہ اپنی جگہ کے اوپر بدنام، پارلیمنٹ کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور ادھر ہم واک آؤٹ کرتے ہیں، اسمبلیاں ہم نے توڑ دی ہیں. تو پھر خواجہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وہی ویلیویبل ہے. بیکاز آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں، آپ نے ادھار دینا ہے، فسکل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو اٹیک کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ پتہ لگے، چیز بیچنی ہے، کہیں سے کچھ کرنا ہے. ادھار لے کے تو چیزوں کو، مسائل کو حل نہیں کر سکتے. نمبر 2 ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس میں آپ ایکسپورٹ کو بڑھائیں، ریمیٹنس کو بڑھائیں، اس کا کوئی پلان لے کے آئیں تو بات ہے. اور اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، نہ صرف اس کے لیے کہ فوری طور پہ حکومت ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہمارے پاس. اچھا جنرل صاحب، ایسے آپ مطلب ماشاءاللہ سیاسی کارکن بھی ہیں، فوجی تو آپ کا ماشاءاللہ بریلینٹ ایک کیریئر اپنی جگہ پر، سیاست میں بھی آپ کا 6 سال آپ سینیٹر رہے ہیں. تو ابھی یہ سارا یہ 30 اپریل کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی پنجاب اسمبلی کے. دیکھیں ابھی تک تو عدالت کے حکم کے مطابق یا آئین کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تو الیکشن ہونے چاہیے 90 ڈیز میں، اور الیکشنوں سے ہمیں بھاگنا بھی نہیں چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب آئین کے اندر آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کو، لڑکوں کو کمپلسری اور مفت تعلیم دی جائے گی. لیکن آپ کی ریسورسز اجازت نہیں دیتی تو آپ نہیں وہ کر رہے. یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کی یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ 60 یا 62% سے زیادہ نہیں ہوگا. آپ کی مجبوریاں تھی، آپ نے لون دینے تھے، ابھی پتہ نہیں وہ 85 یا 90% کیا ہوا ہے. تو اس لیے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر آپ کے رویوں میں تبدیلی ہو. اگر آپ کٹی کر کے باہر بیٹھ جائیں اور عدالت کا حکم بھی نہ مانے اور دوسروں کو گالیاں دیں تو پھر تو پرسنلائز قسم کی یہ تو نہیں ہے. جنرل صاحب یہ جو معاشی بدحالی کی ابھی بات ہو رہی تھی، تو یہ 17 روپے کا ایران میں یہ پیٹرول جو ہے نا وہ مل رہا ہے ابھی سمگل. یہ لوگ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بڑا باعزت ادارہ ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اب یہ لوگ وہاں سے سمگل کر کے 17 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے نا وہ بیچا، اربوں روپے مطلب کمائے جا رہے ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ ریاست کے اندر ایک ریاست، یا تو کوئی ریاست کو کام کر رہی ہو نا سامنے آ کے، مطلب ایک کوئی اور ہے پیچھے، کوئی ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے، وہ آگے سامنے کوئی اور لوگ ہیں. یہ کیا کیپیبل لوگ ہیں یہ جو سارے جو اوپری سطح پہ ہیں؟ کیا یہ چینج لانے کی اس میں صلاحیت کیا یہ رکھتے ہیں؟ قبل مسیح میں بڑی اچھی چل رہی تھی، جمہوریت چل رہی تھی، اب کیوں نہیں مطلب یہاں پہ وہاں سے وہ نقل کر لیں کتابوں سے لے کے. افلاطون نے کتاب لکھی ہوئی ہے، جمہوریت لکھی ہوئی ہے، اس میں سے لے لیں. تو کیوں نہیں یہ ہو رہا ہے؟ بھائی صاحب دیکھیں، یہ جو سمگلنگ ہے نا یہ تو ایک بہت بڑی کینسر اور بڑی لعنت ہے. اور اس کے اوپر تو یہ مغربی ہمارے صوبوں کے اندر ہے، پیٹرول کا بھی آپ کہتے ہوں گے، لیکن اس لیول کے اوپر نہیں ہے کہ قومی سطح کے اوپر. یس، ہمیں ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن اور فیول خریدنے کے لیے معاہدات کرنے چاہیے، اور اس کے لیے ڈپلومیسی اور سفارتی کوشش ہونی چاہیے، جیسے ہم نے کہا کہ رشیا سے ہم لینا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے نا کہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا بخدا وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایسے لیڈر جو بے لوث ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح، نیلسن منڈیلا آپ نے دیکھا 27 سال قید کر کے اس کا سب معاف، اور بیٹھتے ہیں آگے چلتے ہیں. ایون انگریزوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا، سفید فام اس نے کچھ. یہاں تو ہم ڈراپ آف دی ہیٹ پہ فوراً کہتے ہیں خانہ جنگی کرے گی، سری لنکا بن جائے گا، ہم اٹیک کر دیں گے. چھوٹے لوگ ہیں بڑے عہدوں پہ،
पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत नहीं है, पार्टियों के अंदर भी जो लोग आगे आते हैं या पैसे के जोर पे आते हैं और या वो बिरादरियों के जोर के ऊपर आते हैं। जनरल साहब, एक मुख्तसर क्वेश्चन है कि आप क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एनिमल कहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब के ये बैरून मुल्क में रहायश पजीर होने से जो पार्टी को अब तक नुकसान हुआ है और जो PTI जो है नून लीग के मुकाबले में वो कहाँ से कहाँ चलेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि क्या आप क्या समझते हैं कि इसका अजाला कैसे होगा? और दूसरा, जो अगर फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हैं तो ज़िली सतह पे, चकवाल की सतह पे आप कितना भरपूर सियासी किरदार अदा करते हैं? देखिए, जहाँ तक तो नवाज शरीफ बाहर गए हैं तो उसके वक़्त हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी और इन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया और ऊपर से नीचे तक सारे डॉक्टरों के बोर्ड ने बैठ के फैसला किया तो वो गए। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक वक्त तो टच एंड गो था, ये फट गई थी लेवेन, और अभी भी उनके मसाइल हैं। लेकिन आपका पॉइंट इन प्रिंसिपल ठीक है, और मैं आपको अज़रुए ईमान कहता हूँ कि यही बात मैंने मियां साहब से की जब मैं इंग्लैंड में गया। मैंने उनको कहा कि आप आ जाए, लेट अस से इलाज तो अल्लाह का करम है, आपका इधर हो रहा है उधर भी हो सकता है, करते रहें। और आपका वहाँ उन्होंने कहा मैं उधर क्या करूँगा, मेरा रोल ये जितनी इकानमी की तबाही ये कर चुके हैं। मैंने कहा भाई साहब, आपका एक बैठा हो ना, पार्टियों हर पार्टियों में ग्रुपिंग है, इधर कौन है उधर कौन है, आप उधर आए तो ये अच्छी बात है फाइट, और आई कैन अश्योर यू कि वो जरूर आएंगे और उनके आने से ही ये खिलाफ होगा। मोहतरम जनरल साहब, आपने फरमाया कि सियासी जमातों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी जमातें सियासी तो हैं, डेमोक्रेटिक नहीं है, और आप भी ऐलान करते हैं यू बिलोंग टू द PMLN। तो डिड यू एवर रेज द वॉइस इनसाइड द पार्टी दैट देयर शुड बी डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी इनसाइड योर ओन पार्टी PMLN एज वेल? सेकेंडली, दूसरी, आई वांटेड टू नो कि वेदर मीन द एज फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिलिट्री इज़ कंसर्न, ये तो एक मुल्की सलामती का अदारा है, और देयर वर सर्टन रीजन देयर इंटरफेरेंस इनटू द पॉलिटिक्स व्हिच मेड देम कंट्रोवर्शियल। So, do you think that the military in the Pakistan will remain apolitical in the future and they will never ever interfere into the politics again? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टी के अंदर तो हम 100 दफ़ा ये बात करते हैं ना कि हमें सबसे ले व्यू पॉइंट और फिर ये देखे मुतफ़िका तौर के ऊपर के आपको क्या करना है, ये होना चाहिए जमहूरियत। और ये हमारी अनफॉर्चुनेटली सारी पार्टियों का ये मसला है, वन मैन रूल है। नंबर 2, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को कभी भी बंदा सपोर्ट ये नहीं कर सकता कि जी ये बिल्कुल जायज़ है। उसकी वजह ये है कि 10 फीट टॉल बंदा नहीं होता फौज वाला, सिर्फ फौज में मुखलस इंसान चाहिए जो विजनरी भी हो, और वो आके पस चिलमन प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मैं रहा हूँ, वहां आके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता था प्राइम मिनिस्टर ये ठीक नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमारे अदारे इतने मजबूत नहीं रहे, और उसकी वजह भी डिप्यूटेड मार्शल आ रहे हैं, क्योंकि फौजी आया 10 साल गुजार के चला गया। इसको कभी भी, वो मुझे SM जफर साहब की याद बात आती है, लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि कत्ल के मुकदमे की मैं डिफेंस कर सकता हूँ, लेकिन ये फौज का आके ऊपर कब्जा कर लेना जो है, इसका डिफेंस मुश्किल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल लोग भी कुछ काम करें ना, आप पार्लियामेंट भी तबाही, अदलिया की भी तबाही, हुक्मरानी भी ना मुकन्ना ना अदलिया ना इंतजामिया नहीं चलता, तो फिर जो स्पेस आप देते हैं तो वहां कोई वो सूरमा टाइप के भाई मैं बड़ा पाटे खान हूँ, हालांकि ऐसी बात होती नहीं है, तो आप घुस जाते हैं उसमें। जनरल साहब, अभी ये जो आप एस्टैब्लिश हो गया ना जी, कि मतलब है कि फौज एक मतलब है कि वो मिसाल भी दे रहे हैं कि फौज ना होती तो ये भी इधर इराक और सारा मिसालें सामने हैं। एक मजबूत फौज तो एक जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी, तो कोई ऐसा रोल तयन हो जाए कि जो ये काम नहीं कर सकते सिविल वाले। आपने भी, आप सिविल का तजर्बा तो 6 साल आपका भी है, आपने भी देख लिया ना, जो ये काम नहीं कर सकते वो उधर फौज के हवाले कर दिए जाए। कोई ऐसा कोई फार्मूला कोई ऐसा पता नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे हमारे लिए ये बायस रहमत है कि हमारे पास 73 का आइन है, एक मुत्तफिक का आइन है जिस पे हम सब एग्री हैं। ऑनेस्ट टू गॉड मैं कहता हूँ कि अगर उस आइन पे सही अमल करे ना तो हर बंदा अपना काम ठीक कर सकता है। लेकिन फौज को आप शेयर करना शुरू कर देंगे ना तो फिर बात बनेगी नहीं। लेकिन कई मुल्कों के अंदर, मैं इंडोनेशिया में गया तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर जब ये प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो गई तो हमने देखा कि तकरीबन आधे लोग बावर्दी बैठे थे। उन्होंने कहा जी हमारा ये कानून है कि हम कुछ सर्विंग आर्मी के लोग
कुछ रिटायर्ड और कुछ पॉलिटिशियन का एक हमने हाइब्रिड किस्म का वो बनाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में फौज को ये जो कम्बैट वर्दीनेस और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कोशिश है वो, और सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए अगर हमारा कोई बंदा उधर इन्वॉल्व होता है। लेकिन इन्वॉल्व करने वाला अगर टॉप क्लास सियासी लीडर है और अपने फायदे के लिए इनको टूल बनाता है, मुझे अगर कहे एज ए फौजी तो मुझे ना तो करनी चाहिए, क्योंकि अनलॉफुल हुक्म को आप नो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक गलती करके शामिल हो जाता हूं तो फायदा एक सियासी लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो सबसे बड़ा मुजरम तो वो है जिसने इनको इस्तेमाल किया। ठीक है ना, उस फौजी को भी ना छोड़े जो जिसने गलत किए। ठीक है जनरल साहब, आखिरी सवाल मैं ही आपके सामने रखूंगा कि हमने दुनिया के ममालिक का क्या मुकाबला करना है, हम खित्ते में ही बहुत पीछे रह गए और आज हालत ये हो चुकी है कि इंडियन मीडिया हमारा तमस्सर उड़ा रहा है। उनका वज़ीर-ए-आज़म जलसे आम में हमारी आवाम को मुखातब करके मशवरे दे रहा है, तो कम से कम बासियत पाकिस्तानी मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। क्या ऊपर लेवल पर भी ये कोई शर्मिंदगी महसूस करता है? या देखिए, इंडिया का वज़ीर आज़म जो है वो तो एक एस्टेब्लिश दहशतगर्द है। उसके मुतालिक तो वीज़े पे पाबंदी थी कि आप वेस्ट में नहीं जा सकते। उसको तो वो कातिल है, गुजरात के अंदर 2000 मुसलमानों को जिंदा उसने जलाया। उनकी बड़कों पे नहीं जा सकते हम, और हमें इससे गर्ज नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने हालात से गर्ज है। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि पाकिस्तान मजबूत मुल्क है खुदा के करम से। इसमें आप लोगों जैसे लोग, आपकी बेस्ट आर्मी है, उसके अंदर वीक एरियाज, ब्लैक शीप अदलिया में भी है, इंतजामिया में भी है, पॉलिटिक्स में भी है। मैंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि आप कहते हैं फौज वाले ने आके मार्शल लॉ लगाया, फायदा किसने लिया? आपको देखो, सबसे टॉप क्लास का वकील जिसको आप जादूगर कहते हैं वो डिक्टेटर का केस लड़ा, और सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत ने कहा ये परवेज मुशर्रफ साहब जो है ये 3 साल हुकूमत भी नहीं करते बल्कि आप आइन भी बदल रहे हैं, अनलॉफुल। और पॉलिटिशियंस जो है वो अपने बैग लेके शेरवानियां पहन के खड़े साहब हमें क्यों में शामिल करें हम, और क्यों के लीडर कह रहे हैं अल्लाह ताला करे 10 साल तक आप इस वर्दी में रहे, ये आपकी चमड़ा बन जाए और ये करे। तो इसका मतलब है हैसियत को हमें सोचना होगा ना, ये इंशाल्लाह ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और बिल्कुल आखिरी पॉइंट जो जनरल साहब का है कि बहैसियत कौम हमें ये सोचना होगा कि हमने किधर जाना है, क्या करना है। मुल्क की आबादी का 60% से ज़्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये बहुत बड़ा मौका है कि मुल्क को तरक्की दी जाए, मुल्क को आगे ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए जो क़यादत है उसको संजीदा होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।